हे दिस साइड सिनवाल और आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वन डी मोशन। वन डी मोशन में सबसे पहला हमारा टॉपिक है लीनियर मोशन का। लीनियर मोशन मतलब रेखीय गति होती है ये, ठीक है। और इसमें केवल वन कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि हमें एक्स वाई दोनों चाहिए। अगर एक्स वाई दोनों चाहिए होंगे तो ये 2D मोशन हो जाएगा। ये कोई भी दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे तो वो 2D होता है, लेकिन इसमें केवल एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए। जैसे एक्स एक्सिस मिल जाए तो वो वन डी मोशन का। अगर वाई एक्सिस में कोई गति हो रही है तो केवल एक ही डायरेक्शन में उसी में हो रही है, वन कोऑर्डिनेट में, तो पोजीशन वही है एक ही डायरेक्शन में, तो ये वन डी मोशन का एग्जांपल है। और अगर हम आगे बढ़ेंगे इसमें रिलेटिव मोशन वाले टॉपिक में है ना, ऑब्जर्वर को हमेशा रेस्ट में मानना। ये कुछ पॉइंट है जो हमें बेसिक से याद रखने चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में अंतर वैसे पता है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि दूरी क्या होता है। वास्तविक पथ होता है, यहाँ से ऐसे कैसे भी गई वो एग्जैक्टली वही पथ होता है जो हमने तय किया है या किसी ऑब्जेक्ट ने तय किया है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो सीधी शॉर्टेस्ट दूरी है ना, वही होती है उसका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। हाँ, और डिस्टेंस होती है अदिश यानी स्केलर राशि, और ये हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव या नहीं हो सकती, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव राशि होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मोड से ज़्यादा भी हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है। बराबर कब हो सकती है, जैसे मान लो वो ऑब्जेक्ट केवल एक ही रेखा में सीधी 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 दूरी तय कर रहा है, ठीक है, और वही उसकी शॉर्टेस्ट पाथ होगी और वही उसने दूरी तय की है। दोनों इक्वल भी हो सकती है। मोड इसलिए लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमें तो पॉजिटिव राशि में कंपेयर करना है ना, इसलिए यहाँ पे मोड है। हाँ, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसको सर्कुलर पाथ पे देखें ना, तब हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको याद करते हैं। अपने पीछे वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें ये फॉर्मूला हमने वहाँ देखा था कि डिस्प्लेसमेंट निकालना हो ना सर्कुलर पाथ पे। ये सर्कुलर पाथ है, इन यहाँ कोई बिंदु यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 2r sin θ/2। जैसे हमने यहीं पे पीछे देखा कि अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को माइनस करना है, यानी घटाव करना है। घटाव के लिए वेक्टर एडिशन में, क्योंकि विस्थापन भी क्या है, वेक्टर राशि है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेक्टर में सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ 2r sin θ/2। ये कब वैलिड, जब a सदिश और b सदिश बराबर। यहाँ a सदिश b सदिश कौन है, इसकी त्रिज्या है, तो वृत्ताकार पथ में ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ से यहाँ मान लो ये यहाँ आ गया, तो दोनों वेक्टर तो सेम ही है, इक्वल है r वेक्टर, तो इसलिए 2r sin θ/2। और सब्सट्रैक्शन करें तो s से s मिला दिया, जैसे मैंने ट्रिक बताई थी याद करने की, तो 2r sin θ/2 सर्कुलर मोशन में अगर विस्थापन पूछ ले तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब क्या है कि ये कुछ थ्योरी के क्वेश्चन बन जाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस ये है तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, यानी दूरी विस्थापन में कुछ रिलेशन में मस्ट माइट दे के पूछ लेते हैं। तो अगर जीरो हो तो क्या होगा, तो उनको करने के लिए कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अपने को ये मानना है कि डिस्टेंस है ना, ये फर्स्ट फ्लोर है। जैसे एक मकान होता है, भवन होता है, हाउस, जिसमें फर्स्ट फ्लोर है, वो हमारा डिस्टेंस है, दूरी है फर्स्ट फ्लोर। उसके ऊपर है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है सेकंड फ्लोर, ठीक है। जब अगर हमें ये दिया गया कि फर्स्ट फ्लोर है मस्ट बी, यानी है फर्स्ट फ्लोर, यानी दूरी है कितनी भी है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है। जैसे एक बिंदु से यहाँ से किसी व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया और वहीं पे वापस आ गया, यहाँ पे चल के ये सीध गया, यहाँ से वापस आ गया। अगर 1D की बात करें तो कितना वर्ड इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया, शॉर्टेस्ट पाथ यही है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि ये मस्ट भी हो सकता है कि ये वहाँ रुक जाए। तो याद रखने वाली बात यही है कि फर्स्ट फ्लोर है वो अपन मानते हैं, किसी भवन का फर्स्ट फ्लोर है वो मानते हैं दूरी को, और उसके ऊपर सेकंड फ्लोर मानते हैं अपने विस्थापन को। अगर ये ही फ्लोर नहीं बना, ये जीरो है, यानी दूरी जीरो है, तो विस्थापन क्या है, तो वो भी जीरो ही होगा ना, कि फर्स्ट फ्लोर बना ही नहीं है, तो सेकंड फ्लोर कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। अगर फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है तो सेकंड फ्लोर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, तो मे भी और मे नॉट भी हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि ये मस्ट भी होगा, मस्ट भी नहीं कह सकते, है ना। अगर हम कहते हैं कि सेकंड फ्लोर मस्ट है, बना हुआ है, तो सेकंड फ्लोर का मतलब विस्थापन है, विस्थापन होने का मतलब यही है कि दूरी तो तय हुई है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी याद रखने वाली है कि
दूरी को अपन फर्स्ट फ्लोर मानते हैं, अगर फर्स्ट फ्लोर है तभी तो सेकंड फ्लोर बनेगा ना। अगर सेकंड फ्लोर है तो इसका मतलब यही है कि इसका फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, ये मस्ट भी होगा। अगर दिया गया है कि विस्थापन मस्ट बी 10 मीटर है, ठीक है, अगर दे रखा है इतना तो ये तो होगा ही होगा, तो दूरी तो होगी ही होगी। जैसे ये हमारे इसमें दे रखा है, एमआर सर की जो टेबल बना रखी है वो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर समझ लेते हैं। जैसे डिस्टेंस को फर्स्ट फ्लोर मानते हैं, अगर डिस्टेंस अगर 0 है तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0 होगा, क्योंकि ये है ही नहीं ना, फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं, तो अपन ऊपर वाला तो बनेगा कैसे, सेकेंड फ्लोर भी नहीं बनेगा ना अगर फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो। डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट फ्लोर तो बना हुआ है तो सेकंड फ्लोर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। और डिस्टेंस में और में नोट भी 0, यानी डिस्टेंस है ना वो है भी और नहीं भी हो सकती है, तो डिस्प्लेसमेंट है ना वो 0 ही रहेगा इस केस में। वही आगे वही दे रखा है घूम फिर के। अगर उसका उल्टा कर दिया ना आपने इस क्वेश्चन के अंदर, ये कर दिया तो इसका ये पूछ सकते हैं, घूम फिर के वही चीज़ें हैं। और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, वही दे रखा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। वी एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अगर टाइम इंटरवल दिया गया अपने क्वेश्चन के अंदर, टाइम इंटरवल दिया गया और V1 V2 जो भी दिए गए हों, टाइम इंटरवल वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। हाँ, कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि डिवाइड में अपन V1 प्लस V2 करें, T1 T2 क्या करें, तो याद रखने के लिए सिंपल सी विमा से देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये T1 और ये T1 दोनों मल्टीप्लाई में है और नीचे क्या T1, इस T1 का इनमें भाग देते हैं ना, ऊपर V1 बचेगा, जो भी V1 V2 बचेगा इनको ऐड करेंगे तो हमें वेग मिलेगा, यानी ऊपर भी वेग दे रखा है, यहाँ भी वेग आएगा, T1 ये कट जाएगा आपस में। ये हम विमा वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, आगे मैं अपलोड करने वाला हूँ ये वीडियो। लेकिन याद रखने वाली चीज़ है ये V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2, नीचे T1 T2 आएगा, क्योंकि अपन V1 V2 कर दे देंगे, ये कट जाएंगे तो हमारे टाइम ऐड होगा ना कि हमें वेग ऐड होगा, हमें वेग ऐड करना है, ठीक है। एक स्पेशल केस ये है कि अगर T1 T2 दोनों बराबर हो जाएगा ना, तब वी एवरेज का फॉर्मूला होगा V1 प्लस V2 बाई 2, अगर टाइम इंटरवल दिया हो उस वक्त की बात है। अगर डिस्टेंस इंटरवल दिया हो, डिस्टेंस इंटरवल इसका मेन फॉर्मूला है ना वो यही है, वी एवरेज का x1 प्लस x2, जो भी x1 दूरी तय की x2 दूरी तय की है, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो और x1 बट्टा V1 प्लस x2 बट्टा V2, तो इनको डिवाइड में रख दो तो वी एवरेज मिल जाएगा। अपन ये क्यों लिख रहे हैं, हमें ये पता है ना कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और समय को अपन क्या लिख सकते हैं, समय बराबर होता है दूरी बट्टा वेग, तो इनको यहाँ लिख के इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। वी एवरेज का फॉर्मूला जब डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो, डिस्टेंस दी गई हो, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया होगा। वी एवरेज का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन x1 बट्टा V1 प्लस x2 बट्टा V2। ये कुछ कठिन क्वेश्चन बनाने होंगे ना एग्जामिनर को, तब ये फॉर्मूला काम मिलने का, अदरवाइज इस फॉर्मूले से अपना काम हो जाएगा कि x1 बराबर x2 x हो। ये सिंपल सी ट्रिक है अपनी कि वी एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अगर 3 का दिया हो तो इसको आगे सिंप्लीफाई रूप में करके अपन सीखेंगे। हाँ, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, मोस्टली क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे अपने, लेकिन ये तो याद रखनी है अपने को, अगर टफ क्वेश्चन बनाना तो इससे बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पीड वाले टॉपिक की। स्पीड में क्या होता है, दूरी काम में लेंगे अपन, ठीक है। हाँ, तात्क्षणिक होगी, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ कि उसी क्षण पर अपने को चाहिए कि बाइक चल रही है और अपन को 11 मिनट पर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, कितनी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड से बाइक चल रही थी, तो उस क्षण पर जो वैल्यू होगी ना तो वो इंस्टेंटेनियस होगी। और उसे अगर इक्वेशन दी गई हो अपन को क्वेश्चन के अंदर, ऐसे 4x² 3x³ जो भी दी गई हो उसका अवकलन कर देंगे ना तो अपन को क्या मिल जाएगी, तात्क्षणिक स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार वेलोसिटी में अपन क्या विस्थापन को यूज करते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट को। तो भी इंस्टेंटेनियस का मतलब कितना हुआ, dx बटा dt, उसका समाकलन उसका अवकलन करना है, ढाल वाला पॉइंट वही है ना इसमें।
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला स्मार्ट लाइन वी डी टी अपॉन स्मार्ट लाइन डी टी से अपन को फाइंड कर सकते हैं। वृत्ताकार पथ के अंदर है ना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वी साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू। एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये हाईलाइट पॉइंट है ना साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू, ये याद होना चाहिए। अगर कहीं भी वृत्ताकार मोशन हो यानी वृत्ताकार गति दी गई हो और वहाँ पर अपन को एवरेज पूछ लेना, जो भी वैल्यू दी गई है ना पॉइंट में, जो भी ये वैल्यू, इसके आगे अपन को मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू। ये हमारे आगे जो भी चैप्टर आएंगे ना, 4-5 चैप्टर होंगे वृत्ताकार गति में, रोटेशन और जो भी 1-2 और दे रखी हैं, उनमें ये काम आएगी चीज़ें, तो हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ याद रखने वाले कि वृत्ताकार गति हो रही है और इसमें एवरेज वैल्यू पूछ ले किसी की, तो वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू से, ये दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है। एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। वो बराबर कब होगी, जब उसका विस्थापन और दूरी है ना दोनों बराबर दी गई हो, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मोड के बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि इसका मोड इसलिए लेते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू दी गई हो तो पॉजिटिव में से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एग्जैक्टली जितनी है ना, तो ये भी उतनी होगी उस पॉइंट पे अगर मोड लगा देंगे। तो अपन पढ़ने वाले यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन है ना, उसमें बॉडी फिक्स दिशा में कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है ना इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय होना चाहिए, है ना। जैसे हम मेरे को 10 किलोमीटर दूर जाना है तो 1 घंटे में मैंने 1 किलोमीटर दूरी तय की, अगले 1 घंटे में 1 किलोमीटर, उससे अगले 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय की, तो इस प्रकार की गति है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ जाएगी, ठीक है। इसमें त्वरण का मान है वो 0 होगा, एक्सेलरेशन क्या है 0 होगा, क्योंकि अंतिम वेग मान लो मेरा 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, कुछ भी मान लो जो भी है 5 किलोमीटर, प्रारंभ में भी मेरा 5 ही है, दोनों को माइनस करके और टाइम का भाग देंगे तो अपने को 0 मिलेगा। त्वरण यही तो होता है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टाइम, तो अपने को 0 ही मिलेगा। एक्सेलरेशन का मान 0 है, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है। मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी। एवरेज डिस्प्लेसमेंट है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है ना इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या फिर सेम डिस्प्लेसमेंट में ना टाइम डिफरेंट लगना चाहिए, वो उसकी उल्टी बात हो गई ना। जैसे मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, पहले 5 किलोमीटर में 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ और अगले 1 किलोमीटर में और मैंने टाइम को कम ज़्यादा कर दिया, उस अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। इसमें एक्सेलरेशन है ना त्वरण है वो नॉन जीरो होगा, हमें पता है ये चीज़। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड में भी कांस्टेंट, ठीक है। और यूनिफॉर्म में तो मस्ट भी कांस्टेंट है ना। यूनिफॉर्म अगर मोशन हो रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो स्पीड है ना मस्ट भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और इसमें हो सकती है कांस्टेंट में भी। वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? वेलोसिटी है ना स्पीड के साथ में डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी है ना स्पीड के साथ में डायरेक्शन भी देखी जाती है, इसीलिए तो ये क्या है, सदिश राशि है। इसी प्रकार से जब पीछे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के रूप में देखा था, यहीं पे सेम वही देखते हैं कि स्पीड है उसको फर्स्ट फ्लोर मान लेते हैं और वेलोसिटी को अपन सेकंड फ्लोर मान लेते हैं। अगर स्पीड है 0 है, स्पीड 0 है यानी है ही नहीं फर्स्ट फ्लोर अपना, तो सेकंड फ्लोर भी नहीं होगा। यानी ये स्पीड अगर 0 है तो ये वेलोसिटी भी अपनी 0 होगी, सिंपल सी बात है। अगर स्पीड है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेकंड फ्लोर हो, यानी अगर फर्स्ट फ्लोर है तो ज़रूरी नहीं है सेकंड फ्लोर हो। अगर स्पीड है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। तो अपन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के रूप में इसको याद कर सकते हैं, बेसिक सी चीज़ है। एक्सेलरेशन दे रखा है अपने को, ये वेलोसिटी में चेंज को बताता है। जैसे अभी बात की अपने, अगर गति में मोशन के ऑपोजिट त्वरण है ना, अगर गति इधर हो रही है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है उल्टी दिशा में, तो इसे रिटार्डेशन कहते हैं। और रिटार्डेशन है ना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है ना कि इस डायरेक्शन में हो रहा है। एवरेज इंस्टेंटेनियस का इंस्टेंटेनियस है ना त्वरण, इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक त्वरण है, उसको dv अपॉन dt रखते हैं। जैसे v dv अपॉन dx, अगर ये x की वैल्यू में अगर अपने को फॉर्मूला दिया गया हो, जो इक्वेशन दी गई सोल्व करने को, अगर टाइम के फॉर्म में दी गई तो इसका वो यूज़ करेंगे, अगर x के रूप में दी गई तो इसका यूज़ करेंगे, और डबल डिफ्रेंशिएशन के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। d2x अपॉन dt स्क्वायर, x और t दोनों दिए, इसमें v और x दिया गया तब यूज़ करते हैं अपन को। एक बेसिक चीज़ें आपको पता है।
त्वरण है वो उसका एवरेज वैल्यू के लिए v2 - v1 अपॉन डेल्टा टी वेक्टर के रूप में दे रखी है, अपने को याद रखने हैं। इसके अपन केस पढ़ लेते हैं। अगर u इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, थीटा का मान 180 डिग्री है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव में वैल्यू होगी, त्वरण कम होगा यानी मंदन लगेगा, इस पर स्पीड कम हो जाएगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे पॉजिटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, ये एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, थीटा का मान 0 डिग्री है, पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, तो स्पीड का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर 90 डिग्री का दे दिया गया है तो इसमें जो 90 डिग्री कब होता है, जैसे वृत्ताकार गति है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये जो भी होगी वो वृत्ताकार गति करेगी। हमारी बॉडी है, जो भी बॉडी दी गई अपने को, केवल दिशा बदलेगी, वृत्ताकार मोशन होगा, ठीक है। कि वेलोसिटी चेंज, उसका मोड चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी का मोड वो तो सेम ही रहेगा। अगर 5 मीटर से अगर चल रही है तो 5 से ही घूमती रहेगी वो, उसकी दिशा हर बार चेंज होती रहेगी। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वृत्ताकार मोशन में 90 डिग्री का एंगल बनता है। गति की इक्वेशन ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी थोड़ी बहुत देख लेते हैं। v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्हीं इक्वेशन से होंगे, तो इनको तो आपको याद करना ही है। अगर कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कह सकते हैं, इसे नॉन जीरो दे रखा है एक्सेलरेशन, तो जो v है ना, ये v इस t के समानुपाती होगा, s है वो t स्क्वायर के समानुपाती, और v स्क्वायर जो s के समानुपाती होगा, ठीक है। इसको याद कैसे करें कि भाई, याद रखने का तरीका ये है, अपन को इसके समानुपाती करना है, 80 के समानुपाती, हाफ 80 स्क्वायर की, और 2as के समानुपाती करना है इनको, v समानुपाती, ठीक है। इन समानुपाती करते हैं, ये हट गए और a को भी हटा दो, तो v समानुपाती किससे आ गया, t के, v समानुपाती t के, s की किस समानुपाती आ गया, t स्क्वायर के। जो a का पद दिया गया ना त्वरण वाला, उसके अकॉर्डिंग अपन को इनको इक्वल के रूप में या समानुपाती रूप में देख सकते हैं। v स्क्वायर समानुपाती s है, v स्क्वायर समानुपाती s है, स्क्वायर इधर गया तो रूट लग गया, तो v स्क्वायर समानुपाती s या v समानुपाती रूट s। तो अगर क्वेश्चन में ये दिया गया हो ना कि अगर ये कंडीशन दी गई है कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, तब गति वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं इजीली। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी मस्ट बी नॉन जीरो, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, हमने अभी 2 मिनट पहले एक केस पढ़ा था। अगर एक बाइक चल रही है अपनी 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड से लगातार उसी वेग से चल रही है 1 घंटे तक, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई टी। अगर इससे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी मस्ट बी नॉन जीरो, कांस्टेंट है। वही बात है ना, बाइक का उदाहरण हमने पढ़ा अभी। हाँ, गति में अवकलन और समाकलन देखते हैं। हमारी ट्रिक तो यही कहती है SVAD, स्वाद से अपन को उसको याद रख सकते हैं। कन्फ्यूजन होती है अपनी कि अपन जो दूरी से अपन वेग निकालते हैं, वेग से त्वरण जो हमें इक्वेशन दी गई होगी क्वेश्चन में, जैसे 4x² + 3x³ ये वेलोसिटी दे गई है, इससे अपने को एस का मान ज्ञात करना या फिर त्वरण का मान ज्ञात करना, तो समाकलन किस में होगा, अवकलन किस में होगा, इसमें कन्फ्यूजन होती है। उसकी ट्रिक यही है, एस ये डिस्प्लेसमेंट वाला, ये वी वेलोसिटी, ये त्वरण वाला, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, SVAD, इसे अपन याद रख सकते हैं। जैसे एस से अपन वी मिलता है, वी से अपन को ए मिलता है, ए इनका क्या करते हैं अपन डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन। और उल्टा कर देंगे अपन, समाकलन करेंगे ना तो इंटीग्रेशन करेंगे तो उल्टा कर दो, अपन को मिल जाएंगे जो भी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। SVAD डिफरेंशिएशन। अब कुछ पॉइंट है कि हमें इक्वेशन दी गई है तो उसमें कैसे पता चलेगा कि ये डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है या नहीं है। देखो इक्वल कब होगी, इक्वल तभी हो सकती है कि एक यहाँ से बॉडी चल रही है, वहाँ तक जा रही है, वापस नहीं आ रही है। अगर वापस इसी दिशा में मुड़ के वापस आ गई ना, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से गई यहाँ पे रुक गई जाके, तब एक ही गई है डायरेक्शन में। ठीक है, 1D का एग्जाम्पल हो गया, और वापस भी नहीं आई तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गई। अगर इक्वेशन को देख के डायरेक्ट ही पहचानना हो अपने को, तब क्या करें, तो इक्वेशन दी गई है जैसे 4x² + 3x³। ठीक है, दोनों में पॉजिटिव का साइन रख रखा है अपने को। इसे आगे टाइम की फॉर्मूला देखेंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है अपने को, अगर पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, टाइम के दोनों टर्म है वो सेम साइन के हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस के दोनों पर सेम है, तो यू टर्न नहीं लेगा, और यू टर्न नहीं लेगा ना यू टर्न, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे।
यू टर्न लेने के तो रुकना तो पड़ेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वेलोसिटी का मान 0 पुट कर देंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। इतना लंबा हम नहीं करेंगे, मैं शॉर्ट में जो क्वेश्चन होंगे वो आगे बताऊंगा, वहाँ काम आएंगे अपने को। ये कुछ पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। अगर मूविंग फ्रेम से बॉडी को ड्रॉप करते हैं, जैसे एक गुब्बारा है, हॉट बलून, जो बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं वो उनसे हवा में उड़ते हैं, उसमें से एक पत्थर लिया हमने नीचे फेंक दिया, ठीक है। और जब हम उस पत्थर को नीचे फेंकेंगे ना तो उसके साथ जो बलून का जो वेलोसिटी होगा ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके साथ, ना कि त्वरण होगा। त्वरण तो एग्जैक्टली सेम रहेगा जो भी था उसका, लेकिन वेलोसिटी है ना वो उसका शेयर हो जाएगा। मतलब जैसे 10 मीटर से वो बलून ऊपर जा रहा था तो पत्थर को नीचे फेंकने के बाद वो 10 से ऊपर जाता रहेगा और एक टाइम के आने के बाद में वो नीचे जाने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है याद रखने वाली, वेलोसिटी शेयर होती है, त्वरण शेयर नहीं होता है। रटने वाली चीज़ है, एग्जाम में या टेस्ट हॉल में कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यार वेलोसिटी चेंज हुई थी, वेलोसिटी शेयर हो जाती है, फिर त्वरण, तो वेलोसिटी शेयर होती है, याद रखना। एक ऐसा ना था यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड, इसमें अगर आपने को डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो इसका फॉर्मूला है u+a/2 2n-1। ये लगभग वैसा सा फॉर्मूला है, s बराबर ut + ½ a t², जहाँ पे t में थोड़ा बहुत चेंजेस करके इसको ऐसा बनाया गया है। तो ऐसा याद कर सकते हैं, SNH का फॉर्मूला होता है u+a/2 2n-1, ठीक है। और आगे एक पॉइंट पढ़ते हैं, मिड पॉइंट पर अपने को वेलोसिटी पूछ ले। जैसे एक कार चल रही है और इनके प्रारंभ में u वेग और अंत में v वेग से चल रही है, और इनका मिड पॉइंट पर वेग पूछ ले तो इसका फॉर्मूला होगा रूट के अंदर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस अंतिम वेग का स्क्वायर और 2 से डिवाइड कर दो, उसके ऊपर रूट लगा दो, वही है ना। v मिड का फॉर्मूला रूट u² + v²/2, ठीक। स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करते हैं अपन। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है कि एक गाड़ी है वो उसने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद में उसने जितनी दूरी तय की रुकने तक की वो दूरी है स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाती है। उसका फॉर्मूला होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर u²/2a। यहाँ a त्वरण का मान है, u जो उसका वेग था और जब उसने ब्रेक लगा प्रारंभ में। इसको अगर एग्जाम हॉल में आप भूल जाओ तो उसको गति की तीसरी क्वेश्चन याद रख सकते हो कि जैसे v² बराबर u² + 2a, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देना इधर से, तो v² बराबर u² + 2a। सो v का मान अपने को 0 करना, अंतिम में 0 होगा ना जब गाड़ी रुक गई ना, तो v² बराबर u² + 2a। सो गति की तीसरी क्वेश्चन से निकाल सकते हैं अगर याद नहीं रहे, तब की बात कर रहा हूँ मैं। एक होता है रिएक्शन टाइम, वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछता लेकिन फिर भी बताते हो। रिएक्शन टाइम का फॉर्मूला होता है जो d है ना, जो दूरी, जो कौन सी दूरी लेते हैं अपन d वाली। जब हमने ऐसा सोचा कि भाई ब्रेक लगानी है, जब हमने उस ब्रेक पर पैर रखा और ब्रेक लगाया, जब उस बीच की जो उसने गाड़ी ने दूरी तय कर ली वो दूरी बराबर u × t, जो रिएक्शन का अपना टाइम था ना जितना आपने लगाया वो अगर क्वेश्चन में दिया होगा अपने को तो वो निकाल सकते हैं अपन, उसके बीच लगा सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं इतनी भी, बट ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला, ये याद कर लेना। और रेस्ट टू रेस्ट मोशन, ये जैसे एक कार है वो चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट हुई, वो चली, उसके बाद में वो वापस आके रुक गई, उसमें रिटार्डेशन हुआ, तो रेस्ट टू रेस्ट मोशन यही होता है, ठीक है। इसमें x1 दूरी तय की, जब एक्सलेट हो रही थी टाइम t1 लिया था, प्रारंभ में 0 वेग है, अंत में भी 0 वेग है, और जब वो कम हो रही थी v मैक्सिमम उसके उसी पॉइंट पर था। x2 जब उसमें रिटार्डेशन शुरू हुआ वहाँ से दूरी है उसकी, t2 उसमें टाइम लगा, बीटा रिटार्डेशन है। जैसे त्वरण का मान इसमें पहले में अल्फा लिया, इसमें बीटा लिया, जैसे सिंपल सी इक्वेशन है α1 t1 बराबर बीटा t2, अल्फा x1 बीटा x2, वही है। इसमें टाइम त्वरण को और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया और त्वरण को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर कर दिया। अगर इन 2-3 की वैल्यू दी गई हो, चौथी की वैल्यू पूछे तो इनसे निकाल सकते हैं अपन। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये का 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। और वी मैक्सिमम का फॉर्मूला कितना होता है, वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर u + 80। एक का मान कितना, त्वरण को क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, वही होता है इसमें वी मैक्सिमम में अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये चीज़ याद रखनी है, जहाँ भी अगर रेस्ट टू रेस्ट मोशन हो, जहाँ त्वरण की वैल्यू पुट करनी हो ना अपने को, तो यहाँ ऐसा रख सकते हैं अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। जैसे एस का मान पूछ लिया अपन को, एस टोटल दूरी, तो इसमें होगा हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू d²। एस बराबर यूटी, तो आपका यू का मान 0 का वो पोर्शन हट गया, एस बराबर यूटी
हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए का मान क्या रखते हैं अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा। अगर रेस्ट टू रेस्ट मोशन हो तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वही बताया तुरंत इजी का अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा रख के चेक कर लो, अपने मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है रेशियो का, अनुपात पूछ लेते हैं अपन को। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन है। अगर इक्वल डिस्टेंस दे रखी है उसमें टाइम का अनुपात पूछ ले, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होगा √1 माइनस √0 अनुपात √2 माइनस √1 अनुपात √3 माइनस √2 अनुपात √4 माइनस √3 अनुपात √5 माइनस √4। बेसिकली हम अगले वाले संख्या है ना उसका रूट में से पिछले वाली संख्या का रूट माइनस करते हैं तो उसका अनुपात लेते हैं, जैसे T1 T2 T3, इस तरह से इनका रेशियो डायरेक्टली एग्जाम में यही पूछेगा स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में। अगर इक्वल टाइम इंटरवल दिया हो और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी है उनका अनुपात पूछ ले, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो एक एक सेकंड का पूछ ले ना उसमें काम आएगा 1:3:5:7 वैसे चलेगा ये। अगर ये पूछ ले कि पहले सेकंड फिर यहाँ से तीसरी, नहीं यहाँ से पहली फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी सेकंड, उसमें अपन को अनुपात मिलेगा 1:4:9:16 जैसे स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर पहले का पूछे तो स्क्वायर, अगर 2 तक पूछे तो इसका स्क्वायर, 3 तक पूछे तो इसका 3 का स्क्वायर, 4 का पूछे तो 4 का स्क्वायर, इस तरह से अनुपात में आगे चलेगा। और फर्स्ट ये याद रखना, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड वो nth वाला है ना उसमें 1:3:5 आएगा, उसमें 1:4:9, ये कन्फ्यूजन नहीं होना इनमें। अब हम पढ़ने वाले मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। अगर एक गेंद है या बॉल कह सकते हैं, उसको अपने छोड़ा और छोड़ने के बाद ये नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, तो पहले 1 सेकंड में x मीटर करेगा, उस बाद में 1 सेकंड में 3x करेगा, उससे अगले 1 सेकंड में 5x, उससे अगले 1 सेकंड में 7x से सेम टाइम इंटरवल में ऐसे नीचे की ओर गिरेगा, यानी 1:3:5:7। यही हमने अभी पढ़ा है ना, ये रहा 1 सेकंड में। अपन को पूछ लेते हैं कि ऊपर से गेंद गिराई तो मैं इस x का मान बताओ पहले सेकंड में बताओ, है ना, जो भी इसकी वैल्यू होगी। तो इसको निकालने के लिए क्या है कि टोटल को ऐड कर लेंगे और जो इस बिल्डिंग की हाइट होगी, जो भी हमको है हाइट दी होगी अपन निकाल लेंगे अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इनको ऐड करेंगे x 3x 5x 7x और इसको पूरी बिल्डिंग की हाइट के बराबर रख देंगे। हाइट अपन को p दे रखी है, रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपको याद रखने होंगे, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे t का मान होता है √2h/g। ये अपन को आगे जो ग्रेविटेशन चैप्टर वहाँ आएगा, लॉ ऑफ द मोशन वहाँ काम आएगा, 2D मोशन में काम आएगा, और एक कौन सा रोटेशन मोशन वहाँ भी काम आएगा। जो बीटा की वैल्यू होगी ना वो इस g से मल्टीप्लाई हो जाएगी वहाँ रोटेशन वाले चैप्टर के अंदर। तो टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एट ग्राउंड, अगर ग्राउंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, v का मान होगा √2gh, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। टाइम का फॉर्मूला होगा √2h/g, वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा ग्राउंड पर √2gh, ठीक है। 1D में है ना h का मान कितना होता है, हाइट का मान, अगर यहाँ से गेंद फेंकी यहाँ तक गई वहाँ से नीचे आई तो ये जो हाइट में इसने तय की गई है मैक्सिमम वही होगी इसकी, तो h = u²/2g। और यहाँ से यहाँ ऊपर तक जाने में जिसने टाइम कितना लिया t, अब यहाँ तक जाने में या फिर ऊपर से नीचे आने में ये कितना टाइम दिया, इसका मान होगा u/g। अगर ये पूछ ले टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ से ऊपर गया वहाँ नीचे आया, तो दोनों को ऐड कर दो u/2 + u/2, तो आंसर कितना आया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आया 2u/g, ठीक है। अब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलते हैं अपने को HC वर्मा में या फिर जो भी मॉड्यूल्स दे रखी है उनमें, वो ये रटने की चीज़ है। अगर इजीली आपको 2-3 इक्वेशन लगा के इसको सोल्व कर सकते हो। पहले यहाँ तक की वैल्यू निकालो, यहाँ तक की, और फिर यहाँ तक की। हाइट टू ग्राउंड मोशन होता है ना, एक बिल्डिंग पर खड़े और बिल्डिंग से अपने को एक गेंद ऊपर फेंक दी और वो नीचे आ रही है, ठीक है। अपन को पूछ रहा है कि इसमें टाइम कितना लगा। अगर टाइम मिल जाएगा फिर तो अपन सारी वैल्यू निकाल सकते रहे। गति की इक्वेशन में टाइम की वैल्यू पुट कर दो, सारे आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि u पता होगा अपने, d पता होगा, तो निकाल सकते हैं अपन ऐसे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, u/g प्लस रूट के अंदर u² / g² प्लस 2h/g,
टाइम का फॉर्मूला आपने यहाँ क्या पढ़ा था, सबसे पहले अपने ये पढ़ा टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g, ठीक है। अरे हमने टाइम का फॉर्मूला यहाँ पढ़ा था कि 2u/g, ठीक है। तो इनसे अपन कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो टाइम का फॉर्मूला u/g यहाँ ऊपर गया और यहाँ से नीचे आ रहा है तो u²/g², इसमें अंदर इसका रूट पे लगा दिया, ठीक है, प्लस √2h/g, √2h/g अगर टाइम का फॉर्मूला दे रखा है पूछ रखा है तो ये रटना है। बेसिकली चीज़ यही है, t बराबर u/g प्लस √u²/g² प्लस 2h/g, ये रटना है। टाइम का फॉर्मूला पूछे एक गेंद को ऊपर से ये नहीं देता। आइए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। अगर अपन को 80 ग्राफ दे रखा है, जैसे स्वाद से अपने को पता है कि एस डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और इससे त्वरण ये डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करके प्राप्त होते हैं। और ग्राफ में जो जहाँ से इसकी ढाल दे रखे हैं ना, अगर ए दे रखा है, ये इसकी ढाल निकाल लें तो वो आगे वाले को बताया। अब त्वरण के आगे तो कुछ है नहीं, तो ये तो इसका ढाल कुछ नहीं बताता, ये चीज़ याद रखनी है। लेकिन इसका एरिया है ना, इसका एरिया अंडर द कर्व है, वो अपन को वेलोसिटी बताता है। उल्टा चलेगा ना, इसका एरिया वेलोसिटी बताएगा। और कुछ नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कुछ कन्वर्जन करने ही एक ग्राफ से अगले ग्राफ के अंदर। ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं जो एक ना एक बार आपको जरूर देखेंगे कोई ना कोई किताब के अंदर, वो बता देता हूँ मैं। जैसे एक्सटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ, 80 ग्राफ है। जैसे एक्सटी ग्राफ को अपन को वीटी ग्राफ में चेंज करना है या वीटी ग्राफ को अपन को 80 ग्राफ में चेंज करना है। जैसे स्माइलिंग फेस वाला है अपन का, स्माइलिंग फेस वाला अगर ये दे रखा है यानी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज ही होगा, ठीक है। अगर ये पैराबोला बन रहा है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी सीधी यहाँ इसके मूल बिंदु से निकलती हुई। और त्वरण में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आगे जाके। थोड़ी बहुत याद करने की कोशिश करें चीज़ों। नेक्स्ट अपना ये सैड फेस वाला पार्ट है। सैड फेस यानी डिक्लाइन होगा, यानी नेगेटिव में वैल्यू डिक्लाइन हो रही है और ये डिक्लाइन नेगेटिव में हो रही है तो ये 80 ग्राफ है उसका नेगेटिव की ओर नीचे की ओर बनेगा। इसमें तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी पहले चतुर्थांश में बना था, इसमें फोर्थ चतुर्थांश में नीचे वाले में बनेगा ये ग्राफ नेगेटिव वैल्यू के अंदर। अगर ये सैड फेस, अगर स्माइलिंग फेस है ना अपना, तो ये इंक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव में आएगा। ये सैड फेस है, डिक्रीज हो रहा है, नीचे वाले में आएगा, ठीक है। अपन को क्या है कि ये v और t दे रखा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट में क्या होगा, त्वरण का मान 0 हो जाएगा, ओके। अगर वीटी ग्राफ में अगर v में ये दे रखा है, ये क्या है, पैराबोला है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या आएगा, ये इसमें इंक्रीज होगा। हमने यहाँ पढ़ा था ना, ये चीज़ तो याद हो गई ना। ये इंक्रीज हो रहा है, पहले में अगर पैराबोला है तो अगले में स्ट्रेट लाइन मूल बिंदु से उस अगले वाले में स्ट्रेट लाइन सीधी बन जाएगी। तो वही चीज़ इसमें है। स्टैंडर्ड से इक्वेशंस थे और हमने ये सारे सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन तो क्या थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, वो उन्होंने बता दी। और अब आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव ए गुड डे।